Hello student, welcome to MacMeta Education channel where you can change the way of your learning and understanding। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडो फोर्सेस की। तो क्या होता है सीडो फोर्स? देखो बच्चों, सीडो फोर्स के कंसेप्ट के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो क्या होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? देखो बच्चों डेफिनेशन, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज विच इज एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? एक ऐसा फ्रेम जिसपे ऑब्जर्वर खड़े होकर किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, किसी इवेंट को ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे आप ग्राउंड पे खड़े होकर किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो इधर जा रहा है या वो इधर जा रहा है, तो आप ग्राउंड पे खड़े हो, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ बच्चों? ग्राउंड। अब क्या ग्राउंड मूव कर रही है? नहीं मूव कर रही, तो ग्राउंड क्या है? रेस्ट पे। तो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ इस केस में वो रेस्ट पे है, और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, दोबारा से सुन लो, रेस्ट पे हो या तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए? 0। तो उस केस में उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोला जाता है बच्चों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इज इट क्लियर बच्चों? और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बच्चों जिसमें न्यूटन का सेकंड लॉ बड़ा इजीली अप्लाई हो जाता है। जो आप लगाते हो ना, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वो बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें आप किसी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो आप ग्राउंड पे थे, आप ग्राउंड पे खड़े होकर किसी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे थे। पर अब आएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो क्या होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बच्चों जो एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फॉर एग्जांपल, मैं बस में खड़ा हूं और बस जो है वो आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, और मैं बस में खड़े होकर किसी पर्सन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, उसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो इस केस में जो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ग्राउंड, जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ग्राउंड तो मूव नहीं ना करती, तो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो बस थी वो एक्सेलरेट हो रही है। तो इस केस में मैं बोलूंगा कि मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बच्चों वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब इनमें डिफरेंस क्या है बच्चों? जो बच्चे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, इसमें न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ डज नॉट होल्ड। इसमें वो आप न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है ना सीधा नहीं लगा सकते कि बॉडी पे नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें न्यूटन के सेकेंड लॉ को अप्लाई करने के लिए एक नई फोर्स आपको हमेशा लगानी पड़ेगी, उस फोर्स को बोलते हैं सीडो फोर्स। ठीक है, कि न्यूटन सेकेंड लॉ एप्लीकेबल हो जाए, ऐसा ना हो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में वो एप्लीकेबल ही ना हो। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकेंड लॉ को एप्लीकेबल करने के लिए वी नीड टू इंट्रोड्यूस सीडो फोर्स। अब क्या होती है सीडो फोर्स, कैसे लगेगी, उसके लिए यहां पे मैंने एक इलस्ट्रेशन रखी है। तो देखो बच्चों, यहां पे ये एक लिफ्ट है। लिफ्ट में क्या है कि एक बॉडी जिसका मास m है उसको हैंग किया हुआ है, यहां पे स्ट्रिंग के साथ हैंग कर दिया। एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है, तो ये कौन सा फ्रेम हुआ बच्चों? दिस इज इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि ये किस में खड़ा है? ग्राउंड में खड़ा है। और एक बंदा जो है बच्चों वो इस लिफ्ट के अंदर खड़ा है, और लिफ्ट ऊपर की तरफ क्या हो रही है? देखो यहां पे बनाया ना मैंने, तो लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है। तो ये जो बी वाला ऑब्जर्वर है बच्चों, ये किस फ्रेम में खड़ा है? ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में खड़ा है बच्चों, है ना? तो दोनों फ्रेम आ गए। अब अगर मैं बोलूं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े पर्सन के अकॉर्डिंग, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे खड़े पर्सन के अकॉर्डिंग इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी, तो आप कैसे निकालोगे बच्चों? आप बोलोगे इसमें टेंशन ऊपर की तरफ लगेगी, इसका वेट नीचे की तरफ होगा, तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि ये लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ये भी ऊपर ही जा रहा है ना, तो आप बोलोगे कि आप न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओगे यहां पे, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ये ऊपर जा रही है तो बड़ी फोर्स T होगी, ये मूव करवा रही है, ये रोक रही है, इक्वल टू ma आ गया। तो यहां से आप बोलोगे T कितना आ गया? ma प्लस mg, विच इज करेक्ट। अभी तक आप यही कर रहे हो, और क्योंकि आप इनर्शियल फ्रेम पे खड़े होकर हर बार ऑब्जर्व कर रहे थे, तो यहां तो न्यूटन का सेकंड लॉ बड़ा आराम से निकल गया और ये आंसर सही है, इतनी ही टेंशन आएगी। अब जो पर्सन बच्चों यहां पे खड़ा है, इस लिफ्ट के अंदर खड़ा है, जब मैं उसे बोलूंगा कि कैलकुलेट टेंशन, तो उसका क्या आंसर आएगा? जब वो न्यूटन सेकंड लॉ लगाएगा तो उसका आंसर क्या आएगा? देखो यहां पे, अब क्योंकि ये पर्सन लिफ्ट में और इसके बिल्कुल सामने ये मास हैंग है, अब दोनों ही ऊपर जा रहे हैं, एक्सेलरेट हो रहे हैं, तो जो लिफ्ट में खड़ा पर्सन है उसको वो जो मास हैंग है वो रेस्ट पे लगेगा, क्योंकि दोनों ही ऊपर जा रहे हैं।
ग्राउंड वाला तो खुद नीचे खड़ा था, वो ऊपर देख रहा था कि वो ऊपर जा रहा है, हाँ जी ऊपर जा रहा है ना, तो उसने तो अपनी इक्वेशन बना दी। पर जो इसके साथ खड़ा है, लिफ्ट में खड़ा है जो, उसको तो हर बार वो ऐसे दिखेगा, उसके साथ ही ऊपर जा रहा है ना। तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये जो बॉडी है ये रेस्ट पे, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो बी वाला ऑब्जर्वर क्या बोलेगा भी कि टी फोर्स किसके इक्वल है, एमजी के, ऊपर वाली फोर्स इक्वल टू नीचे वाले फोर्स। पर इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर आएगा वो तो गलत होगा, क्योंकि हमें पता है टेंशन आनी कितनी है, एम ए प्लस एम जी। इसका मतलब न्यूटन का सेकेंड लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम में गलत हो गया। ये कैसे हो गया गलत, इसको ठीक करना पड़ेगा अब आपको, है ना। तो ठीक करने के लिए आपको अब सीडो फोर्स अकाउंट में लेके आनी पड़ेगी। अब सीडो फोर्स कैसे अकाउंट में आएगी, किस तरह लगेगी, कितनी वैल्यू होगी, उसको सीखो बच्चों। सीडो फोर्स क्या होगी, जब भी आप किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में खड़े होकर मोशन को ऑब्जर्व करोगे, तो आपने क्या करना है, जिस बॉडी का मोशन ऑब्जर्व कर रहे हो आप उस पर सीडो फोर्स लगाओगे। सीडो फोर्स क्या होगी, सीडो फोर्स लिखने का फॉर्मूला होगा मास, जिस बॉडी पे लगानी है आपने, मतलब जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। दोबारा सुन लो, सीडो फोर्स का फॉर्मूला इज नॉर्मल, जो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास उस बॉडी का इनटू एक्सेलरेशन किसकी लेनी है, फ्रेम की, कि वो फ्रेम कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। और दूसरी चीज बच्चों, इट ऑलवेज एक्ट्स इन opposite direction of acceleration of frame। और दूसरी चीज, इसको आपने कैसे लगाना है, इसको हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना है एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के। मतलब अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऊपर जा रहा है तो सीडो फोर्स नीचे लगानी है, अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस आगे जा रहा है तो सीडो फोर्स पीछे लगानी है, ठीक है। तो अब ये जब ऑब्जर्वर इसे ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो यहां पे अब इसके लिए एक सीडो फोर्स लगेगी नीचे। कितनी होगी वो, m इंटू ए। नीचे क्यों लगाई, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही थी, मास इसका m है, एक्सेलरेशन a है। तो अब बी ऑब्जर्वर क्या देखेगा, बी ऑब्जर्वर के लिए t ऊपर है, mg नीचे, और साथ में सीडो फोर्स विच इज इक्वल टू m इंटू ए। अब क्योंकि ऑब्जर्वर बी के लिए तो ये किस में है, रेस्ट में है, तो अगर ये रेस्ट में है उसका मतलब क्या होएगा, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो आ गया बच्चों वही आंसर जो इनर्शियल फ्रेम में आया था। तो लग गया न्यूटन का सेकेंड लॉ बच्चों। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ को एप्लीकेबल होने के लिए, एप्लीकेबल होने, हिंदी लिख रहा हूं, के लिए सीडो फोर्स लगानी पड़ेगी, है ना। बिना इसके काम आपका नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये है सीडो फोर्स। तो कोई पूछे व्हाट इज सीडो फोर्स, सीडो फोर्स is mass into acceleration of frame and it always act on a body in opposite direction of acceleration of frame। कब लगेगी, जब आप किसी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हो, किस पे खड़े होकर, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इज इट क्लियर। तो अब मैं आपको इसकी एप्लीकेशंस करवाता हूं। सो बच्चे, फर्स्ट एप्लीकेशन इज पेंडुलम सस्पेंडेड इन कार। एक कार है, उसमें आपने पेंडुलम को ऐसे बांध दिया, है ना, उसकी रूफ के साथ पेंडुलम अटैच कर दिया, और ये कार आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, इसकी एक्सेलरेशन है ए। तो बच्चे, जब ये कार आगे की तरफ एक्सेलरेट होगी तो ये पेंडुलम क्या ऐसी रहेगा, या ये आगे की तरफ हो जाएगा, या ये पीछे की तरफ हो जाएगा। अब खुद सोचो बच्चों, जब आप बस में खड़े होते हो और सडनली बस एक्सेलरेट हो जाए, तो आप किधर गिरते हो, आगे की तरफ गिरते हो या पीछे की तरफ, पीछे की तरफ गिरते हैं। बस आगे की तरफ एक्सेलरेट होती है और आप पीछे की तरफ गिर जाते हो। तो इसका मतलब आप पे फोर्स किधर लगी है, पीछे की तरफ। और क्यों लगी पीछे की तरफ, सीडो फोर्स बच्चों, अभी तो समझाया आपको। अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट कर रहा है तो आप पे जो फोर्स लगेगी वो सीडो फोर्स काउंट करनी पड़ेगी आपको, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। तो अगर बच्चों ये कार एक्सेलरेट हो रही है आगे की तरफ, तो आपका पेंडुलम जो है बच्चों वो इधर आ जाएगा, पीछे की तरफ। क्यों पीछे की तरफ आया, क्योंकि बच्चों इस पेंडुलम पे पीछे की तरफ क्या लगी है, सीडो फोर्स, जिसको मैंने पी लिख दिया। सीडो फोर्स के कारण ये पीछे आ गए, तो यहां पे ये कोई एंगल सबटेंड कर देगा, लेट इट बी थीटा। तो ये थीटा एंगल बना दिया यहां पे। अब आपने बताना होता है कि ये कितना है एंगल। सबसे पहले सीडो फोर्स की बात करें। सीडो फोर्स कितनी होगी, अगर इसका मास m है तो सीडो फोर्स होगी मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और क्या लगेगा यहाँ पे, नीचे की तरफ लगेगा इसका वेट mg बच्चों,
और रस्सी में ऊपर की तरफ क्या लगेगी, टेंशन। कुछ भी पूछा जा सकता है इस केस में, टेंशन पूछ ली, थीटा पूछ ली, तो आपको आना चाहिए ये चीजें। तो अब कैसे करोगे इसे, अब आप रिजॉल्विंग करोगे। मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने लगा हूं, देखो ये बॉडी एम, ऊपर की तरफ लग रही है द टेंशन टी, आगे है सीडो फोर्स विच इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और नीचे की तरफ है बच्चों आपका वेट mg। यहां पे आपको एंगल दिया हुआ है कितना, दिस इज थीटा। अब आपको टेंशन को रिजॉल्व करना पड़ेगा, पीछे सीख के आए हो, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। जब तक एंगल नहीं होगा कंपोनेंट रिजॉल्व नहीं होंगे। अगर ये थीटा है बच्चों तो ये भी क्या होएगा, थीटा। तो इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा, अगर ये टी है तो इस तरफ कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा। यही होगा ना। अब इस पोजीशन पे आके पेंडुलम जो है वो स्टेबल है, अब वो और पीछे नहीं जा रहा ना वो और आगे आ रहा है। इसका मतलब इस पोजीशन पे आके पेंडुलम क्या हो गया है, इक्विलिब्रियम में आ चुका है। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और अगर इक्विलिब्रियम में मतलब नेट फोर्स इस पे कितनी लग रही है, 0, देन अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड एंड राइट फोर्स इक्वल टू लेफ्ट। तो यहां से टी साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, सीडो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड टी कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया बच्चों, mg के। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, 1 और 2 को अगर मैं डिवाइड कर दूं, क्या आंसर आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा बच जाएगा, इधर टी के साथ टी कैंसिल हो जाएगा, और इधर एम के साथ एम कैंसिल हो जाएगा, ए बाई जी हो गया। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा इज ए बाई जी। तो यहां से थीटा कितना आ गया, टेन इनवर्स ए बाई जी। तो आपसे बच्चे कुछ भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में, कुछ भी। आपको देखो इस क्वेश्चन में टेंशन पूछ ली, तो पहले आप यहां से थीटा निकाल देना, और थीटा निकलते ही यहां पे वैल्यू को पुट करना, टी निकल जाएगा। इन सम क्वेश्चन आपको क्या होगा, थीटा गिवन होगा और वो एक्सेलरेशन पूछ लेगा कि बताओ कितनी एक्सेलरेशन है। तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर देना कि इस केस में यू नो tan थीटा किसके इक्वल होगा, a बाई जी। तो a कितना आ जाएगा, g tan थीटा। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको बस कंसेप्ट का पता होना जरूरी है। ठीक है, तो सीडो फोर्स का कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। एक इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपसे कई बार पूछी जाती है कि एक ट्रक है, ठीक है, एक ट्रक है, और इस ट्रक में बच्चों, इस ट्रक में अंदर कोई भी लिक्विड बना, कोई भी लिक्विड। तो आपसे ये पूछा जाए कि जब ये ट्रक आगे की तरफ एक्सेलरेट होगा तो अंदर जो लिक्विड है वो किस तरह अपने आप को अलाइन करेगा, मतलब वो कैसा अंदर मोशन होगा उसका। तो देखो बच्चों, अगर ये आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो लिक्विड पे पीछे की तरफ फोर्स लगेगी, ऐसे ही होगा ना। ट्रक आगे एक्सेलरेट हो रहा है तो लिक्विड में पीछे की तरफ सीडो फोर्स लगेगी। अगर पीछे की तरफ सीडो फोर्स लगेगी तो इस ट्रक में लिक्विड कुछ इस तरह की पोजीशन ले लेगा बच्चों। ये बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछा जाता है इवन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आल्सो। तो ये कुछ इस तरह का अब यहां पे होगा लाइक दिस, इस तरह, क्योंकि इस पे पीछे की तरफ क्या लग रही है, सीडो फोर्स। तो ये इस तरह बच्चे अलाइन हो जाएगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कितने एंगल पे ये अलाइन हो रहा है नीचे, तो यही आंसर है इसका भी, tan थीटा इज a बाई जी। सेम आंसर है इसका भी। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर ट्रक आगे जा रहा है तो लिक्विड अपने आप को इसे पीछे की तरफ अलाइन कर लेगा। ठीक है, इस तरह पोजीशन गेन कर लेगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं इनके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों। नंबर 1 क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये पीछे आप क्वेश्चन करके आए हो, बस इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है कि मैंने इस ब्लॉक को कहां रख दिया है, लिफ्ट के अंदर, जो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। अब क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका नॉन इनर्शियल है तो आपको सीडो फोर्स काउंट करनी है, बस इतना डिफरेंट है यहाँ पे, है ना। तो देखो क्वेश्चन में ये गिवन है आपको कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, मतलब ये 5 kg नीचे नहीं जा रहा, ना ये 10 kg ऊपर जा रहा है, ये इक्विलिब्रियम में। अगर इक्विलिब्रियम नहीं लिखा जाता तो हम लिखते कि ये नीचे जा रहा है, ये कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, पर यहाँ इक्विलिब्रियम में। और आपने क्या निकालना है, स्ट्रिंग में टेंशन। तो टेंशन तो होगी, कितनी होगी, इस तरफ ऊपर टी और इस तरफ ऊपर टी, ये चीज होगी। अब आपको पता है कि यहां पे इसका वेट नीचे लगेगा, कितना होगा, 5G, ये चीज होगी। तो आप बोलोगे कि सर अब इक्विलिब्रियम है, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम उठा लूं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में टेंशन में एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बॉडी मूव ही नहीं कर रही, इसका एक्सेलरेशन नेट कितना हो जाएगा, 0। तो आप क्या बोलोगे कि T इधर, ये 5G इधर,
तो t इक्वल टू 5g होगा सर, क्योंकि ये नीचे नहीं जा रहा। अरे बच्चों अभी तो समझाया आपको, सीडो फोर्स नहीं काउंट करनी, ये ऊपर जा रहा है तो इसको ऑपोजिट नीचे की तरफ क्या लगेगी, सीडो फोर्स। तो यहां पे नीचे की तरफ एक सीडो फोर्स को भी काउंट करना है बच्चों। क्लियर हुई बात? लिफ्ट ऊपर जा रही थी तो इस पे भी सीडो फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, इस पे भी बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ, इसके बिल्कुल ऑपोजिट यहां पे भी लगेगी सीडो फोर्स। अब मैंने टेंशन निकालनी है, टेंशन के लिए आपको बस एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए, क्योंकि टेंशन तो दोनों में सेम है। तो इस पे लगाओ या ना लगाओ उससे हमें कोई लेना देना नहीं, तो मैं इस वाली पे सीडो फोर्स लगा रहा हूं। कितनी होगी सीडो फोर्स? इसका मास 5 और फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन 2, तो ये हो गया 10 न्यूटन। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल है ना। अब आपने इस बॉडी पे सारी फोर्सेस बनाई है, पहले तो नहीं बनाई थी, पहले पी नहीं बनाई थी सीडो फोर्स। अब इक्विलिब्रियम में है तो अब लगा दो T इक्वल टू P प्लस 5G। P कितना है 10, यहाँ पे 5 इंटू जी कितना है 10 ले लो, क्वेश्चन में G गिवन है, तो 10 प्लस 50 दैट इज 60 न्यूटन की टेंशन होगी इस क्वेश्चन में बच्चों। इज इट क्लियर बच्चों? मैंने इक्विलिब्रियम देके क्वेश्चन को इजी किया है। अगर इक्विलिब्रियम ना होती तो पहले आपको यहाँ एक्सेलरेशन निकालनी पड़ती, वो आगे आएंगे, सेकंड एप्लीकेशन में आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा सबर। अब यहाँ पे देखो, इस केस में पुली सिस्टम का क्वेश्चन है, पीछे पुली सिस्टम करके आया, लास्ट वीडियो पुली सिस्टम पे ही डाली थी मैंने, है ना। तो पुली सिस्टम तो है पर लिफ्ट के अंदर है, तो क्या मतलब इसका? इसका मतलब सीडो फोर्स काउंट करनी है, बस इतना डिफरेंस है ना। और इसमें एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों बोल रहे हैं, तो कैसे होगा? नॉर्मल क्वेश्चन कैसे करते थे आप? एक्सेलरेशन के लिए आप क्या करते थे, पूरे सिस्टम पे क्या लगा देते थे, नेट फोर्स का फॉर्मूला, है ना, पूरे सिस्टम पे। अब देखो नेट फोर्स क्या होती थी, नेट फोर्स होती थी m प्लस स्मॉल m इंटू ए। होप सो आपने वो वीडियो देखी होगी, वो वीडियो जरूरी है, उसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। तो मास कितना होगा 5 प्लस 1, यहाँ पे a, तो 6 आ गया। अब रही बात नेट फोर्स की, नेट फोर्स कैसे निकालते थे? नेट फोर्स होती थी मूव करवाने वाली फोर्स में से रोकने वाली फोर्स माइनस कर देते थे, है ना, यही होता था। हम मान रहे कि ये इस तरफ एक्सेलरेट हो रही है और इसकी एक्सेलरेशन लेट इट बी a डैश, क्योंकि a इसको लिखा तो इसको a डैश लिख दिया कि इसकी एक्सेलरेशन है a डैश। तो ये नीचे आता है a डैश से, ये ऊपर जाएगा a डैश से। अब ये नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, तो यहां पे वेट लगा नीचे की तरफ 5G, और यहां पे वेट लगा नीचे की तरफ बच्चों कितना 1G। यही चीज होगी ना बच्चों, यही होगी। अब देखो बच्चों, ये 5G तो बेशक इस पे लग रहा है, क्या कोई और फोर्स भी है जो इसको नीचे आने में हेल्प करेगी बच्चों? है बच्चों, कौन सी? सीडो फोर्स बच्चों। तो यहां पे सीडो फोर्स नहीं काउंट करनी है, तो सीडो फोर्स यहां पे लगेगी नीचे की तरफ, कितनी होगी वो? मास 5 और एक्सेलरेशन a। यहां पे भी इसको भी सीडो फोर्स लगेगी, सीडो फोर्स ऑपोजिट लगनी है हमेशा, तो इस वाले पे भी सीडो फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, कितनी 1, मास 1 है, एक्सेलरेशन कितनी है a। समझे बात? तो बस ये सीडो फोर्स एक्स्ट्रा, बाकी क्वेश्चन तो पीछे की तरह ही है। तो अब इन केस में नेट फोर्स में मूव कौन कौन करवा रहा है? ये दोनों मिलके मूव करवा रहे हैं उसको नीचे की तरफ, तो क्या आएगा 5a प्लस 5g, माइनस में ये दोनों मिलके रोक रहे हैं, तो 1a प्लस 1g, ये चीज आएगा यहां पे, है ना। ये बन गया 5a प्लस 5g माइनस 1a माइनस 1g बच्चों। तो 5a माइनस 1 इज 4a, 5g माइनस 1g इज माइनस प्लस 4g इक्वल टू 6a डैश। यहाँ a डैश है बच्चों, ठीक है, ये अलग एक्सेलरेशन है, ये वो वाली एक्सेलरेशन है जिससे ये नीचे आ रहे हैं, और ये a वो वाली एक्सेलरेशन है सीडो फोर्स वाली जो ऊपर जा रही थी लिफ्ट। ठीक है, अब वैल्यूज को पुट कर दो यहाँ पे, तो ये आएगा 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 10 इक्वल टू 6a डैश, 8 प्लस 40 इज इक्वल टू 6a डैश, ये चीज आ गई। तो यहां से a डैश आ गया बच्चों आपका 48, 6a डैश सॉरी, तो a डैश इज 48 बाय 6, तो 8 6 48, तो कितनी एक्सेलरेशन है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों। तो इसका मतलब ये पूरा पुलिस सिस्टम में जो ये ब्लॉक है, ये नीचे की तरफ कितनी एक्सेलरेशन के साथ आ रहे हैं बच्चों? आ रहे हैं 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पीछे की तरह ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जिसने तो पिछला लेक्चर देखा उसके लिए तो ये बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि सिर्फ क्या एक्स्ट्रा ऐड हुआ यहाँ पे, सीडो फोर्स एक्स्ट्रा ऐड हुई है और कुछ नहीं ऐड हुआ, है ना। अब टेंशन की बारी, टेंशन के लिए आपको पता है फ्री बॉडी डायग्राम उठाना होता है आपने किसी भी एक ब्लॉक का, तो यहाँ पे बना दो फ्री बॉडी डायग्राम, ये टी ऊपर की तरफ, यहाँ पे भी टी ऊपर की तरफ, किसी भी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो।
यहाँ पे ये इजी लग रहा है ना, 1 1 है, ये 5 5 है, तो मैं इसका उठा रहा हूँ फ्री बॉडी डायग्राम। देखो ये थी बॉडी, नीचे लग रही है 1A और लग रहा है 1G, ऊपर लग रही है टेंशन। ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन किस तरफ है, ऊपर। अब इस पे लगा दो न्यूटन का सेकंड लॉ, क्या होएगा, नेट फोर्स इज मास, कितना मास है इसका 1, एक्सेलरेशन a डैश, नेट फोर्स क्या होगी, ऊपर t लेके जा रहा है, माइनस नीचे ये दोनों मिलकर रोक रहे हैं, तो 1a प्लस 1g इज इक्वल टू 1a डैश। ये चीज आ गई। यहां से t कितना आ गया, स्पेस कम है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ये तो जाके प्लस हो जाएगा, 1a डैश प्लस 1a प्लस 1g। अब सारी वैल्यूज को पुट कर दो, a डैश आया था 8, तो ये 1 इंटू 8 8 हो गया, a कितना था आपका 2, तो 1 इंटू 2 हो गया 1, और 1 इंटू g था 10, तो 8 टू 10 प्लस 10 दैट इज 20 न्यूटन। तो इजी है क्वेश्चन, बस सीडो फोर्स का कंसेप्ट है, नथिंग एल्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड एप्लीकेशन की तरफ। अब सेकंड एप्लीकेशन है एक्सेलरेशन ऑफ वेज सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लाइड डाउन। यहां पे एक वेज है, ये वेज होता है इंक्लाइन प्लेन, यहाँ पे एक बॉडी है m मास की, स्मूथ सरफेस है। अगर स्मूथ सरफेस है तो ये बॉडी किस तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी। क्यों आएगी नीचे की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि इसमें इसका एक वेट का कंपोनेंट होता है जो इसको नीचे स्लाइड करवाता है। पिछली वीडियो में सब समझाया था, तो वो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे इसका वेट लगता था नीचे mg, इसके कंपोनेंट बनते थे एक इस तरफ और एक बिल्कुल परपेंडिकुलर इस तरफ। ये थीटा है तो आपको पता है ये भी कितना होता है थीटा, तो दिस इज mg cos थीटा एंड दिस इज mg sin थीटा। ये mg cos थीटा बैलेंस हो जाता था नॉर्मल डायरेक्शन के साथ। तो बच्चों ये वाली फोर्स mg sin थीटा इसको किधर ले आएगी, इसको नीचे ले आएगी। और आप चाहते हो कि वो ब्लॉक जो है वो नीचे ना आए, और अगर आप चाहते हो कि वो नीचे ना आए तो आपको एक फोर्स इसके ऑपोजिट यहां लगानी पड़ेगी इस तरफ, तभी ये कैंसिल होगी ना, इसके साथ इक्वल एंड ऑपोजिट होके कैंसिल हो जाएगा और ये यहीं पे रुक जाएगा। तो ये फोर्स आएगी कहां से, उसके लिए कहते हैं आप वेज को एक्सेलरेशन दो, मतलब ये जो ब्लॉक है ये वाला, इसको एक्सेलरेशन दो। खुद सोचो बच्चों, जब ऐसा कंडीशन हो और आप पीछे से इसको धक्का लगाओ तो क्या ये नीचे गिरती, नहीं गिरती। ट्राई करके देखना, एक बॉडी को यहां पे रखा और पीछे से धक्का लगाना शुरू कर देना, ये गिरेगी नहीं नीचे। ऐसा क्यों, देखो आप चाहते हो कि फोर्स इस तरफ लगे इस पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे इस तरफ एक्सेलरेट कर दूंगा। इस वेज को मैंने इस तरफ एक्सेलरेट कर दिया। ऐसा क्यों किया, ऐसे करते ही मेरा ये जो ब्लॉक है अब कौन सा फ्रेम में आ जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ जाएगा। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया तो अब यहां पे इस पे कौन सी फोर्स लगेगी बच्चों, इस पे एक सीडो फोर्स लगेगी। और वो सीडो फोर्स किस तरफ लगेगी बच्चों, अगर एक्सेलरेशन इस तरफ हो रही है, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, तो सीडो फोर्स इस पे लगेगी बच्चों इसके बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब ऐसे लगेगी सीडो फोर्स, लगेगी या नहीं। और हम भी तो यही चाहते हैं कि कोई फोर्स इस तरह लग जाए बस, क्योंकि इस तरह अगर लगेगी तो इसका कंपोनेंट एक इधर चला जाएगा और एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा। तो इसलिए इसको एक्सेलरेट इधर करना पड़ेगा, इस तरफ, जिस तरफ ये गिर रहा था उसी तरफ इसको एक्सेलरेट कर दो आगे की तरफ, सो दैट एक सीडो फोर्स लग जाए इस पे पीछे की तरफ। अगर मैं इसको इस तरफ एक्सेलरेट कर देता तो सीडो फोर्स इधर लग जाती, ये काम बढ़ा देती मेरा, और है ना, रोकना था मैंने, तो वो तो उसको और हेल्प करवा के नीचे गिर देती जल्दी। तो इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन ऐसे करवाते हैं। अब कंपोनेंट रिजॉल्विंग, तो कंपोनेंट रिजॉल्विंग के लिए देखो ध्यान से, अब इसके भी कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व होंगे, एक कंपोनेंट ऐसे परपेंडिकुलर नीचे की तरफ आएगा, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा। अब कंपोनेंट के लिए एंगल चाहिए, तो एंगल जरा ध्यान से देखो। अगर बच्चों ये थीटा है, ध्यान से देखना, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों, ये 90 है ना पूरा, यहां से लेके यहां तक ये 90 का एंगल है ये वाला। ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। यहां से लेके ये वाला और ये नीचे ये पूरा भी कितना है बच्चों 90, जिसमें से अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा बच्चों, ये होगा थीटा। तो इस तरफ आ गया थीटा, ध्यान से देख लो, ये ब्लू कलर की लाइन और ये रेड कलर की नीचे लाइन, इनके बीच का एंगल पहले कितना था, टोटल 90 डिग्री। ये वाला एंगल टोटल था आपका 90 डिग्री, जिसमें से ये थीटा था तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। अब ये वाली रेड कलर की लाइन और ये वाली रेड लाइन, इनके बीच का ये टोटल एंगल कितना है बच्चों, दिस इज अगेन 90, जिसमें से ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा थीटा, तभी सम 90 आएगा ना, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा इज 90। तो मिल गया आपको P का कंपोनेंट इस तरफ।
तो ये इस तरफ जाएगा अब P cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट इसके साथ जाएगा नीचे P sin थीटा। तो ये कंपोनेंट तो तभी रिजॉल्व कर पाओगे जब पिछली वीडियो अच्छे से देखी होगी, है ना। तो कंपोनेंट का खेल वहीं समझाया था आपको सारा मैंने। अब हो गया काम खत्म, अब रुक जाएगी, इक्विलिब्रियम में ब्लॉक जो है वो आ जाएगा, है ना। उसके लिए क्या होगा, आगे वाली फोर्स पीछे वाले की इक्वल कर दो और ऊपर वाली फोर्स नीचे वाले की इक्वल कर दो, ठीक है। तो हमने बताना है उसको कि कितनी एक्सेलरेशन दे। तो अब देखो यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम है तो ये ऊपर वाला नॉर्मल रिएक्शन ये तो रिजॉल्व हो गया, इसका कोई काम नहीं। ये सीडो फोर्स भी रिजॉल्व हो गई, इसका कोई काम नहीं। सीडो फोर्स है कितनी, बेसिकली इस बॉडी का मास कितना m और एक्सेलरेशन कितनी थी ब्लॉक को a, तो ये सीडो फोर्स है बेसिकली। तो अब यहाँ पे देखो mg sin थीटा ये आगे लग रही है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, p cos थीटा के बच्चों। ऐसे ही बच्चों नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रही है और आपका जो mg cos थीटा प्लस p sin थीटा ये किधर लग रहा है बच्चों, नीचे की तरफ। तो ऊपर वाली फोर्स किसके इक्वल होगी, नीचे वाले के इक्वल। यहां से देखो फर्स्ट इक्वेशन उठाए अगर तो mg sin थीटा इज इक्वल टू p की जगह ma cos थीटा, ये चीज आ गई बच्चों। यहां से अब m से m कैंसिल हो जाएगा तो a कितना आ गया बच्चों, g sin थीटा बाय cos थीटा। तो कितना आ गया, g tan थीटा। और बच्चों कॉम्पिटिटिव का इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना ये कि आपको ये टिप्स पे होना चाहिए। कभी भी क्वेश्चन आ गया ना कि बताओ कितनी एक्सेलरेशन लगाए हम वेज पे सो दैट कि ये ब्लॉक स्लाइड ना करे, तो वो किसके इक्वल होगा, g tan थीटा के। थीटा क्या होगा, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और उसके बाद अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि फोर्स अप्लाइड ऑन वेज, कि वेज पे कितनी फोर्स अप्लाई करें सो दैट कि ये ना गिरे, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास में देखो आपने फोर्स लगानी है वेज पे, वेज का भी मास कंसीडर होगा और बॉडी का भी, क्योंकि बॉडी उसके ऊपर ही है। तो वेज का अगर मास कैपिटल एम मान ले, बॉडी का मास स्मॉल एम गिवन है, तो m प्लस स्मॉल एम इंटू एक्सेलरेशन। इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी ना इस ब्लॉक पे आपको कि ये गिरे ना। एक्सेलरेशन आपने निकाल दी, कितनी है बच्चों एक्सेलरेशन, g tan थीटा। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देना, बस इतना काम था और कुछ नहीं। और अगर आपसे इस केस में n पूछ लिया तो उसके लिए यू हैव दिस इक्वेशन, यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देना और n निकल जाएगा। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ये टिप्स पे आपके होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल करवा देते हैं। Now look at this question बच्चों, इसका पार्ट फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a so that block will not slide down। देखो वेज पे ब्लॉक पड़ा है, 45 डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, इस तरफ ही लगा रहा है। ये भी कंडीशन है, अगर आप चाहते हो कि ये गिरे ना, तो मैंने क्या बोला था, एक्सेलरेशन इधर लगानी है ब्लॉक में, क्योंकि तभी जीरो फोर्स इस पे ऑपोजिट लगेगा और ये नीचे नहीं गिरेगा, है ना। ये कंडीशन है कि एक्सेलरेशन इधर होगी तभी नहीं स्लाइड नीचे करेगा, ठीक है। अब सीधा आंसर आपको रिजल्ट सिखा दिया है कि एक्सेलरेशन क्या था, g tan थीटा। अगर आप चाहते हो कि ये स्लाइड ना करे तो कितना आंसर आ जाएगा, g is tan ले लो क्वेश्चन में, g थीटा tan 45 और tan 45 कितना होता है 1। तो इसका मतलब कितनी एक्सेलरेशन देनी पड़ेगी आपको ब्लॉक को, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में g आपको गिवन है, अगर नहीं गिवन हो तो आपको उस केस में 9.8 लेना है, ठीक है। सेकंड है, इफ a is 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। अब आप कितनी एक्सेलरेशन दे रहे हो, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बस इतनी सी। तो उस केस में कहते बताओ कि इस ब्लॉक की अब कितनी एक्सेलरेशन होगी। अब तो ब्लॉक नीचे जाएगा ना, तो वो एक्सेलरेशन बतानी है जितनी एक्सेलरेशन के साथ ये ब्लॉक नीचे जाएगा। तो अब पूरा सारा कंसेप्ट वही सीडो फोर्स वाला। देखो इसका वेट लगेगा नीचे 2g, एक कंपोनेंट इधर लगेगा, एक कंपोनेंट इधर लगेगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 2g cos 45, क्योंकि आपको पता है ये 45 होता है, ये वाला कंपोनेंट 2g sin 45। फिर उसके बाद सीडो फोर्स लगेगी इस पे, बिल्कुल इसके पैरेलल बट ऑपोजिट, तो ये सीडो फोर्स लग गई यहाँ पे। उसके बाद सीडो फोर्स के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा बच्चों और एक इधर होगा। जैसे पीछे समझाया मैंने, ये 45 है तो ये 45 था, और उस केस में अगर ये थीटा था तो ये भी कितना आ गया था बच्चों 45। अब जिसने तो वीडियो अच्छे से देखी होगी
उसको तो ये क्वेश्चन करना बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि मेन तो ये एंगल फाइंड करना ही होता है। और अब आपको पता होगा कि सर ने सिखाया है कि ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होता है, और ये साथ वाला भी कितना होता है इसके, थीटा। तो यहाँ पे कंपोनेंट आ जाएगा p cos 45, और नीचे की तरफ कौन सा आता है, p sin 45, सेम वही जो रिजॉल्व करके बताया, और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। पूछा गया हमें एक्सेलरेशन। अब देखो ये किधर जाएगी, सबसे पहले तो ये चेक करें। तो ये बच्चे 2g sin 45 इसको नीचे की तरफ लग रहा है, और p cos 45 बच्चे इसको ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो चेक करते हैं कि कौन सी फोर्स बड़ी है। हवा में तो ये जाएगा नहीं, ना ये इधर जाएगा ना ये अंदर जाएगा, क्यों, क्योंकि ये n किसको बैलेंस कर देगा, इन दोनों को। तो यहाँ पे पहली तो ये बन गई इक्वेशन की नॉर्मल रिएक्शन इज p sin 45 प्लस, देखो ऊपर ये लग रही है और नीचे ये दोनों लग रही है ना, 2g cos 45 और p sin 45, तो 2g cos 45, ये n आ गया। n हमसे पूछा नहीं तो हम निकाल लेंगे। बचे कौन कौन, 2g sin 45 और इधर क्या है, p cos 45। p किसके इक्वल है, p इज मास इनटू एक्सेलरेशन के होते हैं, मास है 2 और एक्सेलरेशन कितनी है बच्चों 5, तो p है आपका 10। तो इस साइड जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है दैट इज 10 cos 45, और जो इधर लग रही है बच्चों ये कितनी है 2g, g कितना था 10, तो 2 इंटू 10 20, तो 20 sin 45 इधर लग रही है, 10 cos 45 उधर लग रही है। cos 45 भी 1/√2 होता है, sin 45 भी 1/√2 होता है, मतलब बड़ी फोर्स कौन सी है, ये वाली। तो ये ब्लॉक जो है बच्चों ये इस तरफ एक्सेलरेट कर जाएगा। समझ लगी बच्चों, तो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन हो गया ना, जैसे ये वाली एक्सेलरेशन इससे कम हो गई, 10 होती तो नहीं जाता, 10 से कम हो गई अब तो जाना, अब जा रहा है तो पीछे आप क्वेश्चन करके आए हो। ऐसे वाले क्वेश्चन पिछली वीडियो में की है आपने, कि जब ब्लॉक इधर जाएगा तो आपने क्या करना है, न्यूटन का सेकंड लॉ लगा देना। इसका फ्री बॉडी डायग्राम उठाया, तो नेट फोर्स इज मास ऑफ ब्लॉक दैट इज 2, एक्सेलरेशन हमने इसकी कितनी मान ली a डैश। अब नेट फोर्स कौन मूव करवा रहा है इसे, इसे मूव करवा रहा है 20 sin 45, माइनस कौन रोक रहा है इसे 10 cos 45 इक्वल टू 2a डैश, 20 इंटू 1/√2 माइनस 10 इंटू 1/√2 इक्वल टू 2a डैश, तो 20 माइनस 10/√2 इक्वल टू 2a डैश, ये चीज आ गई। तो 2a डैश कितना आ गया 10/√2, so a dash is 10/√2 into 2, ये कैंसिल 5, तो 5/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो है सारा कंसेप्ट कनेक्टेड मोशन वाला है जो पिछली वीडियो में था, बस ये एक्सेलरेशन आने के कारण क्या हो जाता है, एक सीडो फोर्स एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है पीछे की तरफ। अब ये ऐसे लगी थी तो इसके कंपोनेंट आ गए, कंपोनेंट आने के बाद ये वाले जो दोनों कंपोनेंट थे ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ बैलेंस हो गए, बचे ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट। चेक कर लिया बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा था, इसलिए ब्लॉक इधर जाएगा, न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दिया, बड़े में से छोटा वाला माइनस करके आंसर निकाल दिया। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं लास्ट आपकी एप्लीकेशन की तरफ। तो बच्चे थर्ड एप्लीकेशन इज जस्ट अ रिजल्ट, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव बेस्ड है सिर्फ, ठीक है, ये आपको स्कूल में नहीं पूछा जाएगा, कॉम्पिटिटिव है इसलिए इसका रिजल्ट बता रहा हूं आपको। एक्सेलरेशन ऑफ वेज सो दैट ब्लॉक फॉल्स फ्रीली। आपने अब इस वेज को एक्सेलरेशन देनी है सो दैट ये फ्रीली फॉल हो जाए, नीचे गिर जाए, बिल्कुल फ्री फॉल हो जाए, मतलब सीधा ऐसे गिर जाए। तो उसके लिए अब आपको एक्सेलरेशन ऑपोजिट देनी पड़ेगी। पहले इधर दे रहे थे रोकने के लिए, अब ऑपोजिट दोगे आप, और कितनी एक्सेलरेशन दोगे उसका सीधा रिजल्ट है g cot थीटा बच्चों। रोकने के लिए यहाँ पे था tan थीटा, और अगर आप फ्रीली फॉल उसको नीचे फेंकना चाहते हो तो आंसर क्या आएगा g cot थीटा। तो इसे आप ऐसे ही रिमेंबर कर लेना, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लास्ट में एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। देखो यार, यहां पे आपको मैंने थीटा दे दिया, लेट इट बी 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री दे दिया, और ये मैंने बॉडी रखी है यहाँ पे जिसका मास है लेट इट बी 6 kg, और ये इस तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। वेज आपका इस तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और आपसे मैंने पूछा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ये मैंने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कि कितनी एक्सेलरेशन से ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ गिरेगा, स्मूथ सरफेस है। तो अब यहां पे देखो कौन कौन सी फोर्सेस होंगी। आप बोलोगे सर सबसे पहले तो वेट लगा दो इसका, यहां 6g, ये 30 हो जाएगा, ये 6g cos 30, और इस तरफ क्या आ जाएगा 6g sin 30। उसके बाद क्या बोलोगे, सर सीडो फोर्स लगा दो, कितनी लगा दो, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या मैंने एक्सेलरेशन दी
नहीं दी बच्चों, मैंने तो वेलोसिटी दी है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन कितना है, 0। और जब कोई फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है बच्चों, तो वो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, उसमें सीडो फोर्स नहीं लगती। तो इसलिए बस ये क्वेश्चन डाला कि एक्साइटमेंट में ये मत कर देना कि वेलोसिटी दी उसी को एक्सेलरेशन बना दिया कि सर ने सीडो फोर्स सिखाई है हम तो ऐसे ही कर देंगे। देखा करो कि एक्सेलरेशन है या वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी से जब वो मूव कर रहा है देन देयर इज नो सीडो फोर्स। अब इस पे कोई सीडो फोर्स नहीं लगनी, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, यही है जो इसको आगे की तरफ नीचे लेके जाएगा। तो अब इस पे एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते हो आप, एक्सेलरेशन के लिए न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हो, नेट फोर्स इज, इसका मास 6 और मान लो इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, a। अब नेट फोर्स कितनी लग रही है इस पे, 6g sin 30, यहाँ पे 6 इंटू ए, ये 6 से 6 कैंसिल तो a is g sin 30, g10 sin 30 is 1/2, तो कितना आंसर आ गया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं आपके। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको कई बार कॉम्पिटिटिव में पूछा जा सकता है। तो आंखें खोल के चौकन्ने होके क्वेश्चन को देखना, फिर ट्राई करना। इज इट क्लियर बच्चों? तो आई होप अब इस वीडियो को देखने के बाद सीडो फोर्स का कंसेप्ट आपके मुट्ठी में होगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।